हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर, जो संविधान की क्लास चल रही है यूपीएसआई यूपी पुलिस वालों के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सभी जानते हैं आपका जो संविधान का टॉपिक है मेंशन किया गया है। स्पेशली संविधान से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको यूपीएसआई में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हमारी 8वीं क्लास है जिसमें हम आज जानेंगे भारत और उसके संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है, जो भारत के संविधान का जो विकास है किस प्रकार से हुआ उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे भारत का संविधान जो है तैयार हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, इसकी भूमिका कैसे बनी, तो आप सभी जानते हैं सन 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में प्रथम बार प्रवेश करती है, वहीं से इसकी नींव पड़ती है। उसके बाद आई तो थी वो व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन वो क्या करने लगी वो तो आप सभी जानते ही हैं। राजनैतिक एकाधिकार की दृष्टि से भारत को अपने औपनिवेश बनाने की दृष्टि से वो कार्य करने लगी। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से संविधान का विकास होता है, कौन से एक्ट आते हैं कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट्स आते हैं कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए, भारत के शासन को अपने हाथ में करने के लिए। ये सारी बातें हैं जो आज के हम इस भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे। इसी के अंतर्गत हम सारे एक्ट्स को पढ़ेंगे और किस प्रकार से 1935 के संविधान का निर्माण होता है, जिसे आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में एज इट इज कई सारे जो वहाँ पर अनुच्छेद हैं वो एज इट इज भारत के संविधान में शामिल कर लिए गए। 1935 के भारत शासन अधिनियम के जो भी पॉइंट थे, जो भी अनुच्छेद थे, वो एज इट इज बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में सीधे शामिल कर लिए गए। ठीक है, इसीलिए इसे, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो कई सारे देशों से लेकर बनाया गया है, उधार का थैला या उधार का बस्ता भी कहा जाता है भारतीय संविधान को। ठीक है, लेकिन क्या उसे उधार का बस्ता कहना सही है या नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। यूपीएसआई यूपी पुलिस अगर आप देने जा रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी जानते हैं पॉलिटी सेक्शन से, संविधान सेक्शन से काफी मात्रा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने 2000 जो अभी लास्ट वाला आपका पेपर हुआ है, अगर आपने वहां देखा होगा 2023 वाले में, तो आपने देखा होगा कि पॉलिटी सेक्शन से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। संविधान के निर्माण की बात करने से पहले सबसे पहले आपको संविधान को समझना जरूरी है। संविधान होता क्या है इस पर बात जरूरी है। आप कहेंगे मैम संविधान जो है वो नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है। कैसा दस्तावेज होता है? लिखित, मौखिक नहीं है। संविधान को लिखित रूप से लिखा गया है, तो नियमों और उपनियमों का ऐसा लिखित संविधान होता है जिसके अनुसार क्या होता है, सरकार का या देश का संचालन किया जाता है। बात क्लियर हो गई? क्या कहेंगे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि संविधान है क्या, तो आप क्या बताएंगे? ये नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा हमें संचालित किया जाता है, यानी कि सरकार का संचालन किया जाता है। यह क्या होता है? देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा क्या करता है? प्रस्तुत करता है या बनाता है या निर्माण करता है, बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या करता है संविधान? संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक बुनियादी ढांचा विकसित करता है, निर्मित करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति हो, विधायिका शक्ति हो या न्यायपालिका शक्ति हो, इन सभी के बीच में समन्वय या फिर विनिमय को स्थापित करता है। कौन करता है? संविधान ही करता है। यह देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण होता है। संविधान किसी भी देश के क्या आदर्श हैं, उनके क्या मूल्य हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, इस बात को बताता है हमारे देश का संविधान, किसी भी देश का संविधान। ठीक है, आप सभी जानते हैं भारत का जो संविधान है
उसे क्या कहा गया है, भारत के संविधान को ही क्या बोला गया है, सर्वोच्च रखा गया है। ठीक है, हमारे यहाँ संविधान को क्या रखा गया है, सर्वोच्च दर्जा प्रदान किया गया है। सबसे ऊपर हम देश के संविधान को रखेंगे, उसके बाद हम किसी भी अन्य बात पर बात करेंगे। ठीक है, अब आता है सबसे पहले जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी आई तो थी सन 1600 में व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन वो करने क्या लगी, राजनीतिक नियंत्रण को बढ़ाने लगी भारत के अंदर। उसे ही नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट लेकर आया गया। कौन सा एक्ट आप कहेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट करना मतलब नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। भारत का संवैधानिक विकास, पहला जो हमारा एक्ट है, सबसे पहले हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। आप सभी जानते हैं ये जो संवैधानिक इतिहास का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो। कॉन्सेप्ट और फैक्ट बेस्ड, जो आप अगर वनडे एग्जाम पे बात करें तो आपसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट पर बात की जाए तो यूपीएससी यूपीपीएससी आपसे कॉन्सेप्ट पर इस पर प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कंपनी पर पहली बार क्या किया गया, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई। ठीक है, कंपनी जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, जब वो राजनीतिक एकीकरण की तरफ भागने लगी तो उसको नियंत्रित यानी कि रेगुलेट करने के लिए पहली बार ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट लेकर आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के तहत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत 1774 में क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या होता है, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, अनगिनत बार यहाँ से प्रश्न बना है। आप सभी जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर खोला गया, कलकत्ता में, जिसका जो अध्यक्ष था यानी कि मुख्य न्यायाधीश जिसको हम कहते हैं सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये बात आपको याद रखनी है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, सर एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, अन्य जो न्यायाधीश थे उनके नाम क्या क्या हैं, सर एलिजा इम्पे जो थे, ज्यादातर नाम इन्हीं का पूछा जाता है, इन्हीं का नाम आपको याद रखना है, वो अगर भूल भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और चैम्बर्स और लिमेस्टर एंड हाइड जो थे इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। यह एक अभिलेख न्यायालय था, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कि एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। निर्देशक की कार्यविधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है आपको। 1 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दी गई थी, कार्यविधि 4 वर्ष कर दी गई थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं जो आपसे पूछा जाता है कि बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कौन से एक्ट के द्वारा कर दिया गया, आप बताएंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है। और एक अन्य प्रश्न क्या बनता है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, 4 सदस्यीय परिषद के नियंत्रण में, 4 सदस्यीय परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की जाती है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल के साथ साथ कितने और सदस्य होंगे, एक तो आपका गवर्नर जनरल हो जाएगा, इसके साथ इसके 4 अन्य सदस्य होंगे, यानी कि टोटल अगर आप कहें तो क्या होंगे, 5 सदस्यों की एक क्या किया गया, परिषद का नियंत्रण सरकार पर स्थापित किया गया। और भारत सचिव के पूर्व अनुमति पर इन्हें कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ये जो परिषद स्थापित की गई, ठीक है, इसी को
भारत सचिव की पूर्व अनुमति पर, मतलब अगर उनकी अनुमति मिल जाएगी तो इन्हें क्या है, कानून बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल और उनके सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके सहमति से मिलना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए भारत सचिव की पूर्व अनुमति से इन्हें कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब बात आती है कि ये बंगाल के गवर्नर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। ये बात भी आपको याद रखनी है, लॉर्ड क्लाइव का नाम आपको याद रखना है, बंगाल के गवर्नर के रूप में था। और तीनों प्रेसिडेंसियों का क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों यानी कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पॉइंट पूछा जाता है बार बार आपसे, कौन से एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो प्रथम गवर्नर जनरल था, क्या नाम था उनका, बार बार पूछा जाता है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत की बात नहीं हो रही है, फर्क आप समझ के रखिएगा। सबसे पहले 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, आप बताएंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यहीं पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय लोगों से रिश्वत या उपहार लेने पर प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया, आप बताएंगे कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो किसी भी भारतीय से ना तो रिश्वत ले सकेंगे ना ही उपहार ले सकेंगे। ये रेगुलेट किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बात क्लियर हो गई, याद रहेगा। आप कहेंगे कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से ना तो वो निजी व्यापार कर सकते हैं ना ही किसी भारतीय व्यक्तियों से रिश्वत या उपहार ले सकते हैं। ये बात याद रखनी है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। कौन से एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब एक बार मेरे साथ रिकॉल करेंगे आप सभी लोग, मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। मैंने आपको बताया 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सर एलिजा इम्पे को उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल का कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बना कि बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और तीनों प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण किससे दे दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया, ठीक है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल के साथ साथ 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई जिन्हें भारत सचिव की पूर्व अनुमति पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ये सब मैंने पॉइंट आपको बताए। लास्ट पॉइंट आपको बताया कि कंपनी के जो भी कर्मचारी होंगे ना तो वो निजी व्यापार कर सकते हैं ना ही वो किसी भी भारतीय से उपहार ले सकते हैं या रिश्वत ले सकते हैं। इस चीज को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। ये भी कथन आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में याद रखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इंपॉर्टेंट पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उन्हीं एक्ट्स पर बात करेंगे जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्या याद रखेंगे आप, जो पिट्स का इंडिया एक्ट था वो किसके द्वारा लाया गया, उस समय जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट उनके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1774 को लेकर आया गया।
अब जानते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, जो कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक काम था उनको क्या कर दिया गया, दो हिस्सों में बांट दिया गया। राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए बात याद रखनी है, किसकी बात हो रही है, राजनीतिक की बात हो रही है। राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, इंपॉर्टेंट है, 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, आप कहेंगे 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। बात क्लियर हो गई। 84 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके तहत नियंत्रक मंडल की स्थापना यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए आप बताएंगे 6 सदस्य थे टोटल। ठीक है, राजनीतिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण करेगा कौन, नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करेगा, ये बात याद रखिएगा, मैं बहुत हाईलाइट कर रही हूँ इस पॉइंट को। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन राजनीतिक क्रियाकलापों की देखरेख करने के लिए किया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी संख्या में 4 से कम करके 3 कर दी गई। ठीक है, मैंने आपको बताया भारत सचिव जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनके साथ 4 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई थी। टोटल 5 सदस्य मैंने 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको बताए। 84 में क्या किया गया, 84 में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनगिनत बार ये प्रश्न पूछा गया है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जहां से प्रश्न पूछा गया है उन पॉइंट्स को बहुत हाईलाइट करना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, ये बात आप याद रखेंगे 84 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में अगर आपसे पूछा जाए द्वैध शासन की व्यवस्था कब शुरू हुई, तो आप बताएंगे 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसी के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, मैंने आपको बताया व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया, उससे क्या हुआ, भारत में द्वैध शासन की नींव पड़ गई। ठीक है, भारत में द्वैध व्यवस्था की नींव कहां से पड़ रही है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पड़ रही है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। मैंने आपको बताया कि राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब यहां पर बात हो रही है कि कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल यहाँ पर नियंत्रक मंडल था यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। ठीक है, व्यापारिक काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे और राजनीतिक काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत कहाँ से होती है, आप कहेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से शुरुआत होती है। बात क्लियर हो गई। क्या याद रखना है आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी में जो भारत में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है यानी कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, उसकी शुरुआत 1784 के एक्ट से होती है। व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण कौन रखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखेगा। ये दोनों बातें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की, यानी कि चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी का जो अधिकार पत्र था, व्यापार करने का जो अधिकार था, उसे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। कौन से एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इसी के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई यानी कि अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए वह कौन सा एक्ट है, वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत पहली बार ईसाई जो मिशनरियां थी वो भारत में आई और उन्हें धर्म प्रचार करने की क्या दी गई,
अनुमति प्रदान की गई। आप कहेंगे 1813 का चार्टर एक्ट जो आया उसी के तहत मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब व्यापार करने का जो एकाधिकार था, उसे किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? आप बताएंगे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही उसे समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। कंपनी, सिर्फ और सिर्फ कंपनी अब भारत में व्यापार नहीं करेगी, सारे अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकते हैं। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सिर्फ उसका ही अधिकार नहीं होगा भारत में व्यापार करने का, सभी ब्रिटिश लोग भी भारत में व्यापार कर सकते हैं, ऐसा अधिकार दे दिया गया। यानी कि व्यापार का जो एकाधिकार था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। एक बात और याद रखनी है कि एकाधिकार समाप्त तो किया गया, लेकिन दो वस्तुओं पर अभी भी इनका एकाधिकार बना रहा, चाय पर और चीन पर। चाय का व्यापार करने का अधिकार और चीन से व्यापार करने का अधिकार कंपनी के पास ही बना रहा। चीन के साथ और चाय का व्यापार का जो एकाधिकार था वो बनाए रखा गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सॉरी, क्या बताया मैंने आपको कहा कि जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त तो किया गया, लेकिन दो वस्तुओं यानी कि चीन से व्यापार करने का अधिकार और चाय का व्यापार करने का अधिकार कंपनी के पास बना रहा, जिसे बाद में 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार, ये पॉइंट याद रखना है, पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, ठीक है। 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। पहली बार ये बात थी, शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। कौन से चार्टर एक्ट में? आप बताएंगे 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए का क्या कर दिया गया? खर्च करने का प्रावधान किया गया, राइट। चलिए अब ध्यान दीजिए जरा, 1833 के चार्टर एक्ट की बात कर लेते हैं। अब 1833 का हमने 1813 के चार्टर एक्ट को देख लिया। इसके बाद आता है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। हमने देखा था जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, उसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात क्या हो रही है यहाँ पर? पूरे भारत का, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देख लेते हैं जरा, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, मैंने आपको बताया बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, बंगाल का, राइट, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बात क्या हो रही है? वो 1773 में हुआ था, अब यहाँ पर बात हो रही है 1833 के चार्टर एक्ट की। कंपेयर करके पढ़ते रहिएगा, याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, उसे गवर्नर जनरल कब बनाया गया? गवर्नर जनरल आप कहेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब यहां पर जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसे क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन से एक्ट के द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा, याद रहेगा। बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है उसका नाम आप याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाएगी, आप नाम याद रखेंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको बताया 1813 में जो एकाधिकार समाप्त हुआ था उसमें चाय और चीन पर अधिकार बना रहा था। 1833 के एक्ट के द्वारा उस अधिकार को भी समाप्त करके व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया 1833 के एक्ट के द्वारा। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया और 1834 में इन्हीं के द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में आप बताएंगे? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। सदस्यों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कितने सदस्य थे? 4 सदस्य था प्रथम विधि आयोग। कौन अध्यक्ष बना? लॉर्ड मैकाले बना। कब बना? 1834 में बना। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया, 4 सदस्यों के साथ किया गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर 1833 के एक्ट से संबंधित कुछ और तथ्य हैं। यहाँ पर कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया और कालांतर में यह धारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है। इसी धारा ने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। ये पॉइंट थे 1833 के। यहां से भी प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, मैंने आपको बताया लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। यहां पर आप उसे भी मेंशन कर लेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप बताएंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, हेस्टिंग्स था। और अगर आपसे प्रथम बंगाल का गवर्नर पूछा जाए, बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, याद रहेगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ हुआ, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक सेकंड, एक मिनट का टाइम देंगे आप सभी लोग मुझे, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हम बात क्या कर रहे थे कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बन गया वो बन गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये 1833 के एक्ट की बात हो रही है, ठीक है। 1833 का जो एक्ट है उसकी बात हो रही है। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सिविल सेवकों के लिए खुली चयन प्रतियोगिता का आयोजन कब से स्टार्ट हुआ? आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट से इसकी शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट, पूरे देश के लिए जो गवर्नर जनरल रहेगा वो पूरे देश के लिए एक ही बजट बना सकता है, बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। और दास प्रथा भारत में गैर कानूनी घोषित की गई और गवर्नर जनरल को दास प्रथा को समाप्त करने के लिए पहल करने की शुरुआत करने को कहा गया, ठीक है। तो दास प्रथा को भारत में गैर कानून कब घोषित किया गया? आप बताएंगे 1833 के एक्ट के द्वारा ही दास प्रथा को भारत में क्या कर दिया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है।
ये सारे पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इस पर बात करने से पहले जो और एक्ट आए थे 1833 के बाद, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1833 के एक्ट के बाद एक एक्ट आता है चार्टर अधिनियम 1853 का। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैंने मेंशन किया है, जरा ध्यान देंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य शामिल किए गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था वहां पर गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य पहले से थे, और इसमें क्या किया गया, 1853 के एक्ट के द्वारा 6 नए सदस्य शामिल कर दिए गए, जिससे गवर्नर जनरल की परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या 12 हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया, जिससे विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 12 हो गई। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 12 हो गई, पॉइंट याद रखेंगे। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद, इंपॉर्टेंट है कि स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के द्वारा पृथक विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक अलग से विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान कौन से एक्ट के द्वारा किया गया, आप बताएंगे। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ये बात की गई। यही आगे चलकर लघु संसद बनी, ये बात आपको याद रखनी है। जो ये विधान परिषद बनाई गई वही आगे चलकर लघु संसद बन गई। विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है उसको शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया, कब शामिल किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और पहली बार ही सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया। सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान भी किया गया। आपको 2 पॉइंट याद रखनी है कि सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता का आयोजन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ, और सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का अधिकार जो है वो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। बात क्लियर हो गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है। सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता अगर आपसे पूछी जाए, खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब से स्टार्ट हुआ, खुली प्रतियोगिता आयोजन कब से स्टार्ट हुआ, आप बताएंगे। 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, और भारतीयों को शामिल करने का अधिकार 1853 के एक्ट के द्वारा दिया गया। और यहाँ से ये प्रश्न जो है, भारतीयों को कब से शामिल किया गया, अनगिनत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां से प्रश्न ना बना हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, चाहे यूपीएससी का लीजिए, यूपीपीसीएस का लीजिए, आरओ का लीजिए, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां से प्रश्न नहीं बना है। तो आपको बहुत ही ध्यान से, बारीकी से एक एक पॉइंट को नोट कर लेना है अपने नोट्स में। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1858, जिसे क्राउन का शासन भी कहा जाता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858, क्राउन शासन की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई। जरा देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, उनको क्या कर दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा खत्म कर दिया गया। बात याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, और उनको 1858 के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बताया था 1784 में नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में 1784 में बनाया गया था, और 1758 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पर इसको अलग से नोट कर लेंगे ताकि आपको याद रह जाए। मैंने आपको बताया 1784 में क्या कर दिया गया, बनाया गया। ठीक है, और 1858 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
याद रहेगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसको बनाया गया और 1858 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे 1858 में समाप्त कर दिया गया किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा, कंपेयर करके पढ़ते हुए चलिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे। समाप्त कर दिया गया। भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई कौन से एक्ट के द्वारा? 1858 के एक्ट के द्वारा भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति हुई और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, याद रहेगा, भारत राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 के एक्ट के द्वारा हुई और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? क्राउन का शासन कहा जाता है। ठीक है, क्राउन का शासन कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सा वह एक्ट है जिसके द्वारा भारतीय मामलों पर सीधा ब्रिटिश संसद का अधिकार हो गया? आप बताएंगे 1858 के क्राउन शासन के अधीन, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अधीन। आगे बात करते हैं, भारत का जो गवर्नर जनरल बन गया था, अब 1858 से उसे क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा और प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति की गई। याद रहेगा, मैंने आपको प्रथम गवर्नर जनरल बताया, उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताया। अब बता रहे हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा 1858 के अधिनियम के तहत और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1892 के एक्ट की, जो हम पीछे छोड़कर आए थे। ठीक है, 1858 के एक्ट के बाद आता है 1892 का अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से, इस एक्ट से सीधा प्रश्न यही बनता है। 1892 के एक्ट से सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है, वह कौन सा एक्ट था जिसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? आप बताएंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसी के द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। मतदान का अधिकार नहीं था, ये बात आपको याद रखनी है। और 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ये बात भी याद रखनी है। पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। 6 दिन के पूर्व नोटिस पर आपको प्रश्न पूछने का अधिकार जरूर दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1919 के अधिनियम की। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम की। ठीक है, 1909 का अधिनियम जो है, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं और इसे ही हम सांप के दांत बोने वाला अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप के दांत बोने वाला अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सांप के दांत बोना कहा गया। ठीक है, इसीलिए इसे सांप के दांत बोना कहा गया। सांप के दांत बोना कहा गया। भाई, आपने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करके क्या कर दिया? सांप के दांतों को ही बो दिया। यही सांप है जो एक समय बाद आपको डसेगा। ठीक है, आपने भेदभाव को बढ़ावा दिया ना। यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत हुई यहीं से, जब आपने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। यहीं से क्या हुआ? संप्रदायवाद का जन्म हुआ, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत हुई। 1909 का जो अधिनियम था, इसे मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत की शुरुआत हुई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। ठीक है,
कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं 1909 के एक्ट के, जरा ध्यान देंगे। सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय थे। प्रश्न पूछा जाता है कि 1909 के एक्ट के तहत कौन जो था वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय के रूप में शामिल हुआ था। इनका नाम आप याद रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके तहत जाति धर्म वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। कौन से? 1909 के अधिनियम के तहत, ठीक है। पहली बार मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। इसे लॉर्ड मिंटो को, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत 1909 के एक्ट के द्वारा की गई, ठीक है। और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्थायी स्थायी शासन व्यवस्था जो है, स्थानीय शासन व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। उसी तरह लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसे सांप के दांत बोना कहा गया, इंपॉर्टेंट है। 1909 का जो अधिनियम है, क्या क्या याद रखेंगे, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और क्या किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम भारतीय के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। यहीं पर सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत होती है, जिसे इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम 1919 के भारत सरकार अधिनियम पर, ठीक है। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक तो है वायसराय, दूसरा है आपका सचिव, जो भारत सचिव की नियुक्ति हुई थी वही, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार कब अपनाई गई, आप बताएंगे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, उसी में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रांतों में, कहां पर, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, और प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनल कार्टिस को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, आप बताएंगे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, यहीं पर हुई। इसीलिए लियोनल कार्टिस को क्या कहा जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को तथा यूरोपियों को क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जो निर्वाचन पृथक मुसलमानों को 1909 के एक्ट के द्वारा दिया गया, वहीं 1919 के एक्ट के द्वारा निर्वाचन प्रणाली में विस्तार करके सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसीलिए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किसे कहा जाता है, 1919 के एक्ट को कहा जाता है। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया 1919 के एक्ट के द्वारा ही। जो केंद्रीय बजट आपने अभी देखा होगा, वर्तमान में केंद्रीय बजट अलग प्रस्तुत होता है, राज्य बजट अलग प्रस्तुत होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय बजट और राज्य बजट को कब अलग अलग कर दिया गया, आप बताएंगे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। बात क्लियर, याद रहेगा। चलिए ठीक है, अब आता है हमारा 1919 के कुछ और अन्य प्रावधान। सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई, 1919 के अधिनियम के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग, इंपॉर्टेंट है, आप सभी से प्रश्न पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग से संबंधित जो कमीशन था उससे प्रश्न बनता है, ली कमीशन, नाम याद रखेंगे। ली कमीशन की अनुशंसा पर
1919 के एक्ट के तहत क्या किया गया, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 1922 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में शुरू होना आयोजित हुआ। जिससे इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जब लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई तभी 1922 से क्या हो गया, सिविल सेवा परीक्षा जो हम आईएएस की परीक्षा देते हैं, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसी के द्वारा भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित होनी स्टार्ट हो गई। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की, जरा देखेंगे ध्यान से। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, प्रांतों में स्थापित जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया, और यहीं पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना कौन से अधिनियम से होती है, आप बताएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से होती है। प्रांतों में 1919 में जो द्वैध शासन लागू किया गया उसको समाप्त करके 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। इसी के साथ अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, संघीय न्यायालय 1937 में इसकी स्थापना हुई। अक्टूबर 1937 यानी कि 1 अक्टूबर 1937 से, याद रखेंगे आप, 1 अक्टूबर 1937 से क्या कर दिया गया, संघीय न्यायालय को कार्यरत कर दिया गया। भारत में अगर संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की जाए, आप बताएंगे 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई भारत में 1937 में 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1937 में 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बर्मा को क्या, किस नाम से जानते हैं हम, म्यांमार के नाम से जानते हैं। और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1937 में। ये डेट आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। जो शक्तियों का विभाजन आपकी 7वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है, 7वीं अनुसूची में शामिल है शक्तियों का विभाजन, वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही उसकी शुरुआत की गई। भारतीय रिजर्व बैंक अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये भी पॉइंट आपके लिए याद रखना है। मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए इसकी स्थापना की गई। एक अंतिम पॉइंट जो है, फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना और प्रांतीय तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही किया गया। फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था भारत का संवैधानिक विकास। इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए कि किस प्रकार से संविधान के निर्माण की रूपरेखा बनी, वो सब आपको पता होना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो ये था भारत का संवैधानिक विकास। एक भी पॉइंट, जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं जिनसे बनने की संभावना है, मैंने सभी पॉइंटों को एक जगह कंपाइल किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, वीडियो को एंड तक बहुत ही बारीकी से सुनेंगे, देखेंगे और अपने इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स को अपने नोट्स में कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो क्लासेस के पीडीएफ आपको यहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपके कोई भी डाउट्स हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो, आप सभी वहां पर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। जीएस अभ्यास हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, आप लोग वहां पर क्लासेस के पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर आप लोगों को इसी तरह के क्लासेस डेली मेरे साथ अटेंड करने हैं तो 9 AM पर हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 9 AM पर करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 9 PM पर हमारा
प्रैक्टिस सेशन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो 6 PM का टाइम है वो स्टैटिक जीके का टाइम है। तो आप सभी लोग स्टैटिक जीके के लिए मेरे साथ क्या करेंगे, इन सेशंस में लाइव जरूर जुड़ जाए कीजिए भाई, ठीक है। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास सेशन में, राइट। सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर करेंगे। जीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म के साथ आप सभी 2025 में सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। मैं नेहा सिंह आप सभी के लिए उपस्थित हो जाती हूँ डेली क्लासेस में, तो आप सभी मेरे साथ जरूर जुड़िए। चलिए, इसी आशा इसी उम्मीद के साथ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।